हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बेसिक पढ़ेंगे अकाउंट्स का। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेसिक बिल्ड करने के लिए, जो आपने अभी तक बिल्ड ही नहीं किया क्योंकि आपको कभी टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही आप साइंस से कॉमर्स में आए, आपको लंबा टारगेट दिखा और आपके पास टाइम हमेशा लिमिटेड ही होता है, बराबर। तो उतना बेसिक डिटेल में हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं काफ़ी सारी बेसिक्स आपको बताऊंगा, ये मान के कि आप साइंस वाले हो। अगर आप ऑलरेडी कॉमर्स वाले हो तो आपको पता होगा, आप फॉरवर्ड कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको हर बात माइन्यूटली सुननी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट्स ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग आपको पता ही है, नॉर्मली उसको अपन बोलते हैं हिसाब किताब, ठीक है। हिसाब किताब हम जो रखते हैं वो होता है अकाउंटिंग। अब ये हिसाब किताब काय का है, तो उसको कनेक्ट करना पड़ता है, आपको कनेक्शन करना है बिजनेस से, ठीक है। बिजनेस की अकाउंटिंग होती है। अगर बिजनेस ही नहीं है तो आप अकाउंटिंग किसकी करोगे। तो बिजनेस और अकाउंटिंग ये बहुत ही कनेक्टेड है, तो आपको पहले समझना है कि बिजनेस क्या होता है। अब बिजनेस जैसे ही बोला तो कॉमर्स फील्ड आएगी, बराबर। कॉमर्स पूरी जो फील्ड है वो आता है। अब कॉमर्स जब भी वर्ड यूज होगा तो दो टर्म्स नॉर्मली यूज होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को ही आप क्या बोलते हो, कमोडिटी, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज ये दो ही चीज़ हैं, इनसे ही जुड़े हुए सारे मतलब सारे एक्टिविटीज़ इन्हीं से जुड़े हुए हैं, पूरा फील्ड इन्हीं दो में समाया हुआ है, ठीक है। तो गुड्स में भी दो चीज़ें आप कर सकते हो। गुड्स में या तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करने का मतलब क्या है, बाय करके सेल करना, मतलब आप प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करते हो, खरीदते कहीं और से हो, बेचते कहीं और हो, बराबर। जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ वो बनती है, वहाँ से आप बाय करते हो और आप लोकल एरियाज में उसको सेल करते हो। मतलब आप प्लेस यूटिलिटी, यानी आप प्लेस जो डिस्टेंस है उसको कवर अप कर रहे हो और आप कम में खरीद के लोकल एरिया में ज़्यादा में बेचते हो, ठीक है। ये होता है ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडर्स, ट्रेडिंग बिजनेस, ये सब होता है बाय करके सेल करना। सेम प्रोडक्ट बाय करते हैं और सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर एक दूसरा बिजनेस होता है जो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा अलग बिजनेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंदी है और इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट्स और मशीनरी और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लगती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में आप बाय करते हो, पर जो चीज़ आप बाय करते हो वो आप एज इट इज सेल नहीं करते, क्योंकि वो जो चीज़ आप बाय करते हो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब है कि जो चीज़ रॉ है, रॉ मतलब वो अभी ऐसे फॉर्म में है कि आप उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। जैसे कि वुड, आप एक ट्री काट के आ गए, वैसे तो काटना चाहिए ही नहीं, पर अगर ट्री आप काट के आ गए हो, एज इट इज वो आपके कोई काम का नहीं है, आपको उसको प्रोसेस करते हो और आप उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, फर्नीचर या जो भी रूप में आप उसको कन्वर्ट करो। तो जब आप वुड की बात कर रहे हो तो वो है रॉ मटेरियल, वो एज इट इज कोई काम का नहीं है। तो आप वो खरीदते हो, वुड खरीदते हो, फिर आप उस पर प्रोसेसिंग करते हो, अलग अलग इंसानों की, लोगों की मदद लेते हो, इक्विपमेंट्स की मदद लेते हो, मशीनरीज की मदद लेते हो और फिर आप उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जो अब यूज करने लायक बन चुका है, और उसी को हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब ये देखो, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड का मतलब क्या है कि अब उसमें और कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, अब वो यूज करने लायक बन चुका है। तो रॉ मटेरियल से अगर आप कोई चीज को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। तो गुड्स पे ऐसी दो चीजें आप कर सकते हो, एक है बाय करके सेल कर सकते हो जिसको आप बोलते हो ट्रेडिंग बिजनेस, और एक है रॉ मटेरियल खरीद के उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो और फिर आप फिनिश गुड्स बेचो। बेचना तो है ही, कमाई तो बेचने से आएगी ना। तो बेचेंगे क्या, फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में खरीदते रॉ मटेरियल हैं पर रॉ मटेरियल बेचते नहीं है, रॉ मटेरियल को पहले कन्वर्ट करेंगे फिनिश प्रोडक्ट में और फिर हम फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। तो ये हो गया गुड्स। और अब ये पूरी जो एक्टिविटी है इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। तो वो सर्विसेज सर क्या क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस, पैकिंग सर्विस, स्टोरेज वेयरहाउसिंग सर्विस होती है, पैकिंग, ग्रेडिंग, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं, बरोबर। रेंट पे, वेयरहाउस रेंट पे देना, रेंटिंग भी एक सर्विस है, बरोबर। तो ऐसे बहुत सारे सपोर्ट सर्विसेज इस पूरे एक्टिविटी में लगते हैं और वही सर्विसेज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब काफ़ी सारे सर्विसेज पर्सनल भी होते हैं, जैसे डॉक्टर, पर डॉक्टर वो अपने आप में बिजनेस है या अपने आप में एक प्रोफेशन होगा, पर उसका नॉर्मल बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं होता। जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे
उसमें नॉर्मली हम बिजनेस से जो कनेक्टेड सर्विसेज हैं, जो बिजनेस को सर्विस दिया जाता है, वो सर्विसेज की हम बात करेंगे। तो अगर कोई बिजनेस ने कोई डॉक्टर की मदद ली है, सपोज एम्प्लॉय को कुछ हो गया और फिर हमने डॉक्टर की सर्विस दी है और बिजनेस से हमने पैसे डॉक्टर को दिए, तो वो इस सर्विस में आ जाएगी। तो कनेक्शन बिजनेस से होना चाहिए, कोई ना कोई स्टेप पे वो सर्विस अगर आपको लगती है तो वो सर्विस भी कॉमर्स फील्ड में आएगी। ठीक है, तो ये पूरा स्कोप होता है कॉमर्स फील्ड का, गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने आपको दिया है, देखो, ठीक है, बाय सेल, आप फॉर्म को चेंज नहीं करते हो, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, एज इट इज कहीं से गुड्स खरीदते हो, एज इट इज कहीं बेचते हो। ठीक है, और फिर मैन्युफैक्चर में आप क्या करते हो, परचेस क्या करते हो आप, रॉ मटेरियल जो एज इट इज कोई काम का नहीं है, जो हाउस होल्ड है, जो हम जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड लोग होते हैं वो उनको यूज नहीं कर सकते, बरोबर। तो उसको कोई ना कोई पहले कन्वर्ट करेगा फिनिश प्रोडक्ट में और फिर वो कन्वर्टेड प्रोडक्ट को बेचेगा, क्योंकि उसकी यूटिलिटी होती है, उसको यूज करने का कोई ना कोई एक मतलब आपको एक उसमें यूटिलिटी मिलेगी। इकोनॉमिक्स आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, यूटिलिटी यानी एक वांट आपकी सेटिस्फाई होगी, फिनिश प्रोडक्ट से वांट सेटिस्फाई होती है और वो वांट सेटिस्फाई करने को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ठीक है, और ये आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट ही आएगा सेकेंड ईयर में, कॉस्टिंग यानी कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा नाम है उसका। सब फील्ड्स में हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग बहुत बड़ा ब्रांच है, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं और उसको डिटेल्ड में अलग अलग ब्रांच वाइज स्टडी किया जाता है। तो हम ब्रांचेस भी पढ़ेंगे जिसको अपन बोलेंगे सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पूरी एक फील्ड है, उसमें फिर स्पेशलाइजेशन हैं, बहुत सारे सब फील्ड्स हैं और वन ऑफ द सब फील्ड क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग देखते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की मैंने बताया कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत अलग है, उसमें डिसीजंस बहुत अलग लेने पड़ते हैं और इसलिए उसको डिटेल में स्टडी करने के लिए एक सेपरेट फील्ड बनी है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस, अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस की बात करूं, एक ट्रेडर क्या करता है, बाय सेल। बाय को हम अकाउंट्स में क्या बुलाएंगे, परचेस। बाय को, बाय यानी खरीदने को हम क्या बोलेंगे अकाउंट्स में, परचेसिंग, परचेस। और सेल को बोलेंगे सेल्स। ठीक है, बाय सेल्स, परचेस सेल, तो खरीद के हम बेचेंगे। अब जब आप खरीदते हो तो उसके दो तरीके हैं या जो मोड्स होते हैं, एक है आप कैश में बाय कर सकते हो, खरीदो और तुरंत कैश दे दो, तो उसको बोलेंगे कैश परचेस। और एक होता है क्रेडिट, क्योंकि आपका एक रेगुलर काम है, आप कोई वन टाइम परचेसर नहीं हो, आप हर मंथ बाय करते हो, हर एक फ्रीक्वेंसी में बाय करते हो, आपका रेगुलर काम है। तो इसमें क्रेडिट फैसिलिटी बहुत नॉर्मल सी बात है, उधारी मिलती है कि आज आप बाय करो लेकिन आप पैसे 15 डेज बाद देना, 30 डेज बाद देना, वो आपको नेगोशिएट करना होता है। कुछ ना कुछ आपको डेफरमेंट मिलता है कि गुड्स आज ही मिल जाएंगे पर आपको पैसे फ्यूचर में देने। और जिस इंसान से आप बाय कर रहे हो, जिसको आपको फ्यूचर में पैसे देने हैं, उसको अकाउंट्स में हम क्या बुलाएंगे, क्रेडिटर। उसको अकाउंट्स में क्या बुलाते हैं, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इनको आप क्या करोगे, फ्यूचर में पैसे दे दोगे। आज उनसे आप गुड्स ले रहे हो और आप फ्यूचर में उनको जो भी पैसा है वो दे दोगे। ठीक है, वो टाइम गैप जो मिलता है उसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट पीरियड। ठीक है, और फिर है सिमिलरली सेल्स। सेल आप करोगे, या तो कैश में सेल करोगे, गुड्स आप बेचोगे, दोगे और तुरंत आपको उसकी कैश कस्टमर आपको दे देगा। ठीक है, या फिर आप कस्टमर को भी उधारी दे सकते हो, आप उनको क्रेडिट दे सकते हो। अगर आपके वो रेगुलर कस्टमर्स हैं और अच्छी क्वांटिटी बाय करते हैं तो आप उनको क्रेडिट ऑफर कर सकते हो, क्योंकि उससे सेल्स बढ़ती है। जब भी आप क्रेडिट देते हो, जब भी आप उधारी देते हो, सेल्स पे इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, सेल्स ज़्यादा होती है। और अगर आप सिर्फ कैश में बेचोगे तो कस्टमर्स काफ़ी कम आएंगे, वही लोग आएंगे जिनके पास आज कैश है, बरोबर। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते ही हो, तो जिनको उधारी में बाय करना है वो तो मॉल में जा ही नहीं सकते, वहाँ तो कैश ही चलता है, नो क्रेडिट। तो इसलिए कंपैरेटिवली उनकी सेल कम होती है। अगर कल अगर वो उधारी देना चालू कर दें तो उनकी सेल और बढ़ सकती है। ठीक है, तो उनको हम बुलाते हैं अकाउंट्स में डेटर्स। ठीक है, बी साइलेंट है, डेप्टर नहीं है, क्या है, डेटर्स। बी साइलेंट है और इनसे हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, क्योंकि इनको हमने आज गुड्स दे दिए हैं और ये हमको फ्यूचर में पैसा दे देंगे। और जब तक नहीं देते तब तक हमारे हिसाब किताब में वो दिखते रहेगा कि इनसे इतना पैसा आना बाकी है और क्रेडिटर को उतना पैसा देना बाकी है। ठीक है, अब सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल बाय करेंगे, लेबर यूज करेंगे, मशीन, इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीजें यूज करेंगे। और जो जगह जहां पे ये प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं फैक्ट्री। आपने सुना होगा, बराबर। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जो प्रीमाइसेस आप यूज करते हो, जहां पे मशीन्स इंस्टॉल्ड होती हैं, जहां पे लेबर्स काम करते हैं, और वो पूरा होता है फैक्ट्री, बराबर।
तो ये होगा और फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा और फिर जो कन्वर्टेड फिनिश गुड्स हैं वो आप सेल करोगे। ठीक है, अब बेसिक्स पे आते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग किसकी करनी है, क्या चीज का क्या बेस है अकाउंटिंग का, वो है बिजनेस। अब बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए आपको बिजनेस का प्रोसेस समझना पड़ेगा कि बिजनेस में क्या क्या होता है, बिजनेस में क्या क्या होता है। तो ये जो क्या क्या होता है इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। दोनों अलग चीजें, दोनों रिकॉर्ड होती हैं, दोनों को अकाउंटिंग में यूज किया जाता है पर दोनों थोड़े से अलग हैं। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो बिजनेस के दौरान और वो आप एक पर्पज से कर रहे हो। बिजनेस में आप जो भी चीज कर रहे हो, बिजनेस में जैसे आप क्या करते हो, आप खरीदते हो, तो खरीदना भी एक एक्टिविटी है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। आप खुद होके करते हो, बरोबर। फिर सेलिंग आप करते हो, बरोबर। फिर आप लेबर्स एंगेज करते हो, लेबर्स को सैलरीज पे करते हो, जो क्रेडिटर्स हैं उनको आप पैसा पे करोगे, फिर जो डेटर्स हैं उनसे पैसा रिसीव करोगे। ये सारे एक्टिविटीज हैं। बैंक अकाउंट ओपन करोगे, उसमें कैश जमा करोगे, उससे कैश विड्रॉ करोगे। ये सब चीजें जिसमें भी कोई ना कोई चीज एक्टिविटी इन्वॉल्व है वो सब ट्रांजैक्शंस है। आ रहा है ख्याल में? और हर ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट होता ही है, कोई ना कोई चीज मतलब मूवमेंट होता है कि कैश आ रही है या जा रही है, आप कुछ काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, लेबर्स काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? इवेंट्स भी होती हैं। तो इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है? ट्रांजैक्शन अपने आप नहीं होते, ट्रांजैक्शन आप खुद करते हो वॉलेंट्रीली, आपको कुछ करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन के लिए। इवेंट्स अपने आप होते हैं, जैसे बारिश आई, इवेंट है, आपने करवाई नहीं, इवेंट है वो। पंखा चल रहा है, बटन ऑन किया लेकिन पंखा चल रहा है, इवेंट है। ये सारे इवेंट्स हैं, बरोबर। तो इवेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि इवेंट्स नॉर्मली अपने आप होते हैं। काफी इवेंट्स क्या होते हैं? अपने आप होते हैं। काफी चीजें मतलब जैसे पंखा अपने आप तो नहीं चलेगा ना, बटन ऑन करना पड़ेगा। तो बटन ऑन करना हमारी एक्टिविटी है, पर पंखा चलना उसका एक इफेक्ट है। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट में अब हम डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? ट्रांजैक्शन नो डाउट हम खुद होके कर रहे हैं। अब जो चीज हम खुद होके कर रहे हैं वो हमको अफेक्ट तो करेगी ना। ऐसी कोई चीज है जो आप कर रहे हो बिजनेस के दौरान पर आपको अफेक्ट ही नहीं कर रही, ऐसा होता नहीं है। तो नॉर्मली ट्रांजैक्शंस जितने भी हैं, परचेसिंग है, सेलिंग है, रिसिप्ट ऑफ कैश, डिपॉजिट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो हम खुद होके करते हैं और इनको हम रिकॉर्ड करते ही हैं क्योंकि इनसे हमको फाइनेंशियली फर्क पड़ता है। ठीक है। और इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, इवेंट्स बहुत सारे होते हैं। अब इवेंट्स को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब उनसे हमको कुछ फाइनेंशियल इफेक्ट हो। अगर बारिश आ रही है आपको क्या फर्क पड़ता है? फाइनेंशियली कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। पर अगर वही बारिश से आपका स्टॉक खराब हो गया और आपका नुकसान हो गया तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो ये फर्क है। इवेंट बहुत सारी चीजें होती हैं, अपने आप भी काफी इवेंट्स होते रहते हैं तो आपको उनको ध्यान नहीं देना है। बट जब आपको उससे फाइनेंशियली फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस कुछ उससे आपको होगा, तब आपको उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये फर्क है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है। यानी हर ट्रांजैक्शन जो है वो तो इवेंट होता ही है, ट्रांजैक्शन में इवेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पर हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। कुछ इवेंट सिर्फ प्योर इवेंट्स होते हैं जिनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसलिए हम उसको अकाउंटिंग में यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है और मैं काफी सारे आपको स्टेप्स बताऊंगा बिजनेस में। ट्रांजैक्शंस मतलब काफी डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक नॉर्मल आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि एक बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है या क्या क्या चीजें उसमें करनी पड़ती हैं। तो जब भी आप बिजनेस आपको करना है, पहले आपको ये सपना देखना पड़ेगा। आप देखते हो, मूवीज आप देख चुके हो, बिजनेस की शुरुआत एक आइडिया, एक सपने से होती है। ड्रीम देखते हो आप, फिर उसको आइडिया में कन्वर्ट करते हो, फिर लोगों को एंगेज करते हो जो आपको उसमें मदद करेंगे, फिर आप मनी पूरा अरेंजमेंट करते हो, पैसा कितना लगेगा, उसमें आपको कुछ ट्रेनिंग तो नहीं लेनी पड़ेगी, वो आप ट्रेनिंग लेते हो, आप सीखते हो। फिर जो ये है नाम वगैरह आप सोचोगे, फिर उसका नाम रजिस्टर कराओगे, ब्लॉक करोगे, या कुछ लाइसेंसेस लेने होंगे तो वो आप लाइसेंसेस लोगे। उसके लिए फिर आप कोई ना कोई लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अगर आपको कंपनी बनानी है तो आप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी सोचोगे। तो अगर आप कंपनी बनाते हो तो आपको कंपनी सेक्रेटरी पास जाना पड़ेगा। नॉर्मल कोई पार्टनरशिप है तो आप सीए से एग्रीमेंट बना के आप सब कर लोगे, या लॉयर से आप मिलके आप सब कर लोगे, बरोबर। तो ये पूरे लीगल फॉर्मेलिटीज आप कर लोगे। जगह देखोगे, जगह भी जो है प्रीमाइसेस जो होंगी या तो आप रेंट पे लोगे या तो आप पूरा परचेज कर लोगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना पैसा है। तो आप जगह देखोगे,
लेबर्स वगैरह एंगेज कर लोगे, बराबर, उसका पूरा सेटअप करोगे, जो भी उसमें एसेट्स लगने वाले हैं, बराबर, ये सब टर्म्स अभी आएंगे। एसेट्स क्या क्या लगते हैं, फर्नीचर लगेगा, स्टॉक जो आप बेचोगे, जो चीज़ आप खरीद के बेचते हो उसको अकाउंट्स में क्या बुलाते हैं, स्टॉक। परचेस करना वो एक एक्टिविटी है, पर जो चीज़ आपको मिल रही है, जो आप बाद में बेचने वाले हो, जो आपके पास है, दैट इज एन एसेट, और उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो वो होगा, वो आपको खरीदना पड़ेगा, उसमें भी आपका कुछ ना कुछ पैसा लगेगा, उसके लिए भी आपको जगह लगेगी, वेयर हाउस लगेगा, बराबर, तो वो हो गया। फिर इसमें आपको जो ये है एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी कि आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, फिर जो आप लॉयर एंगेज किया उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, लीगल फीस, कंसल्टेंसी फीस, ये सब आपको इनकर करना पड़ेगा, ये सारे ट्रांजैक्शंस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से पूरा स्टार्ट होगा, पैसा आएगा, फिर पैसा वही बैंक अकाउंट में आप खोलोगे या बैंक से आप लोन लोगे, ठीक है। फिर आप पेमेंट्स कैश में करोगे या कुछ चेक से करोगे, या काफ़ी बार बैंक लोन डायरेक्टली सामने वाले को बैंक डिस्पर्स करता है, डायरेक्ट पे करता है, आपके हाथ में नहीं आता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। फिर आप पैसा जैसे आएगा परचेसिंग करना स्टार्ट करोगे, परचेसिंग के लिए भी पूरी प्लानिंग होगी, कहाँ से परचेस करें, कितना परचेस करें, कितने में परचेस करें, सप्लायर कौन होगा जिसको अपन क्रिएटर बोल रहे हैं, सप्लायर भी आपको चूज करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, प्राइसिंग पूरा वो सब एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे उनके साथ, ठीक है, ये सब होगा। और फिर जैसे आप एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करोगे, इंक्वायरीज आएंगी, कस्टमर्स आएंगे, फिर आप सेलिंग स्टार्ट करोगे। तो ये सब पूरा प्रोसेस होता है। फिर क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधारी में खरीदा था उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सेल से आपको पैसा आएगा तो आप उन उधारियों को चुकाओगे। जो जो सर्विसेज आप ले रहे हो, जो जो फैसिलिटीज़ आप ले रहे हो, उनके पैसे देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया होगा, टेलीफोन कनेक्शन लिया होगा, वो सब पे करने पड़ेंगे। जो एम्प्लॉयज़ एंगेज किए उनको सैलरीज पे करनी पड़ेगी। रेंट पे शॉप होगा तो रेंट भरना पड़ेगा, बराबर। ये सब चीज़ें, ये सब एक्सपेंसेस आपको अपनी कमाई, जो सेल्स आपकी कमाई होगी उसमें से आपको पे करने हैं। और फिर अगर आप इंडिया में हो तो टैक्सेस तो आपको भरने ही पड़ेंगे, काफ़ी सारे टैक्सेस लगते हैं, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। इनकम जो भी आपकी आएगी उस पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी आप सेल कर रहे हो उस पर आपको जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रांजैक्शंस। अब अगर कुछ आपका नुकसान हो गया, चोरी हो गई, चोरी करवाई तो नहीं, चोरी तो कोई और करता है ना, आपको थोड़ी कुछ करना है उसमें, तो चोरी अपने आप होती है, तो वो आपके लिए नुकसान है, वो एक इवेंट है, पर उसका आपको नुकसान हो रहा है, इसलिए आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर जो मैंने बताया, बारिश आई, कुछ स्टॉक अगर आपका खराब हो गया, अर्थक्वेक, कुछ उसमें नुकसान हो गया, बराबर। ये सारे इवेंट्स होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है जिनसे आपको अगर फर्क पड़ता है, नुकसान होता है, तो फिर आप वो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त, बराबर। तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो पहले आपको बिजनेस समझना पड़ेगा कि हर बिजनेस अलग होता है, उसके एक्टिविटीज़ अलग होते हैं, उनके ट्रांजैक्शंस के नेचर अलग होते हैं। आप हर बिजनेस को सेम टाइप से ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिजनेस समझना है, बिजनेस के जो एक्टिविटीज़ हैं वो समझना है, उसमें पूरा जो टाइमिंग है वो समझना है, और फिर उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना है, ठीक है। तो ये पूरा था ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब आते हैं कि बिजनेसमैन जो है, बिजनेस तो वो कर रहा है, पैसे उसने लगाए हैं, डिसीजंस वो ले रहा है, सब कुछ उसका ही है। हम कौन है, हम सिर्फ एक अकाउंटेंट है, हम सिर्फ एक अकाउंटेंट हैं, हम एक एक्सटर्नल पर्सन है, बराबर। बिजनेसमैन जो है, जो ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, वो अलग है, आप सिर्फ एक अकाउंटेंट हो, आपको हिसाब किताब करके उसको बताना है। तो एक बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है, जिसने लागत लगाई है, जो डे टू डे एक्टिविटीज कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है, रिस्क ले रहा है, उसको अकाउंटेंट की क्या नीड है, ऐसा क्या काम है जो वो नहीं कर सकता, या वो डे टू डे नहीं करना चाहता, वो डेलीगेट करना चाहता है, हिसाब किताब का जो काम है, बराबर। तो क्या नीड है, क्या ऐसी जानकारी है जो बिजनेसमैन को डे टू डे लगती है, जो अकाउंटिंग से ही आती है, अकाउंटिंग ये एक्टिविटी से आती है, बराबर। तो ये सब हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि नीड क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जो आपको सबको ही पता होगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, रिस्क ले रहे हो, सपने देख रहे हो, आप प्रॉफिट के सपने देखते हो, बराबर। तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, ये आपको पता करना होता है। तो टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस, ये सबसे बड़ा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये कोई बैठ के आप ऐसे ओरली नहीं निकाल पाते हो, उसके लिए प्रॉपर हिसाब किताब होता है, एक एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक आध साल का, एक आध महीने का, एक प्रॉपर पीरियड का आप प्रॉफिट लॉस निकालते हो, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे इनकम्स, बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई इंसान प्रॉपर बैठ के पूरा
हिसाब बनाता है, मतलब आप अपने याददाश्त से नहीं बना सकते कि आप भूल गए तो प्रॉफिट लॉस गलत हो जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से ही निकलना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ है पहली जो हर बिजनेसमैन को पता करनी है, तो वो क्या है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर है सेकंड कि टैक्स कितना भरना है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है, जो भी टैक्सेस की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, क्योंकि आपने बिजनेस रजिस्टर कराया है, वो ट्रैक कर रहे हैं आपको, आपको रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, तो वो आपको जो भी पेमेंट्स करने हैं, कब करने हैं, कितने करने हैं और कैसे करने हैं, ये सब आपको अकाउंटेंट्स बताते हैं नॉर्मली। फिर है थर्ड कि कितना पैसा आने वाला है, क्योंकि आपको कैश मैनेजमेंट करना है ना, डे टू डे कैश कहाँ से आने वाली है, कि अगर 2-3 दिन बाद आने वाली है तो आप लोन क्यों लोगे, तो आपको रोज कैश मैनेज करना है, उसकी टाइमिंग और उसके अमाउंट को मैच करना होता है कि अगर 2 दिन बाद पैसे आने वाले हैं तो जहां मुझे देने हैं मैं उसको 2 दिन बाद ही बुलाऊंगा ना, क्या 2 दिन बाद यहां से आएंगे फिर 2 दिन बाद मैं आपको दे दूंगा, ताकि मुझे लोन न लेना पड़े, कि लोन पे लगता है ब्याज, एक्सपेंडिचर आपका इनकर होगा, फ्री का पैसा नहीं आता। तो इसलिए आप क्या कोशिश करोगे कि पैसे आए वहीं से जाएं, कमाई से ही सारे एक्सपेंसेस आप पे कर दो, आपको लोन वोन लेने की जरूरत न पड़े। तो ये होता है पूरा कैश मैनेजमेंट। तो डेटर से कितना पैसा कब आएगा, कौन से डेटर से कितना आएगा, कितना एक्सपेक्टेड है, बैंक में कितना पड़ा है, ये सब चीजें आपको अकाउंटेंट से पता चलेंगी। फिर आपको कहाँ कहाँ कितने पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स से जो आपने उधारी ली है, जो गुड्स उधारी में परचेस किए हैं उनके आपको पेमेंट्स करने हैं, उनके भी ड्यू डेट्स होते हैं, लेट किया तो और बाद में गुड्स बेचेंगे नहीं आपको, बिजनेस ही बंद हो जाएगा आपका। तो टाइमली पेमेंट बहुत ज़रूरी है, आपका जो गुडविल है वो भी अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट मिक्स है, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेएबल एंड कैश मैनेजमेंट। ये सब मतलब हर रोज होता है और हर वक्त होता है, हर वक्त माइंड में यही चलता है कि पैसे कहाँ से आने हैं और कहाँ देने हैं और ये कैसे इसके टाइमिंग हम मैच करेंगे। ठीक है, फिर है डिसीजन रिलेटेड इन्फो, कि बिजनेस में आपको बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, बिजनेस का मतलब ही डिसीजन है, बिजनेस करने का मतलब ही क्या है, डिसीजन लेना, वक्त वक्त पे हर वक्त आपको डिसीजंस लेना है, छोटा बड़ा जाने अनजाने में आप जो भी सोच रहे हो वो आप डिसीजन ले रहे हो, बरोबर। जैसे मैंने आपको बताया कैश में लेना है या क्रेडिट पे लेना है, ये भी एक डिसीजन है। आप शॉप ले रहे हो तो आप रेंट पे लोगे या परचेज कर लोगे, ये भी एक डिसीजन है। आपको बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में रखना है, पार्टनरशिप में रखना है कि कंपनी फॉर्म करनी है, ये भी एक डिसीजन है। तो वक्त वक्त पे इम्तिहान होते हैं और ये बिजनेसमैन को डिसीजंस लेने होते हैं। अब कुछ डिसीजंस तो आप अपने नॉलेज से ले सकते हो, पर काफ़ी डिसीजंस ऐसे होते हैं, मैक्सिमम डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डेटा लगता है, इंफॉर्मेशन लगती है अपने बिजनेस से रिलेटेड, और वो आपको अकाउंटेंट ही दे पाता है क्योंकि प्रॉपरली चाहिए, अंदाजे से काम नहीं होता है। जैसे 1 महीने की परचेस कितनी है, 1 महीने की सेल कितनी है, पिछले साल कितना टैक्स भरा, ये सब जो जानकारी होती है ये अकाउंटेंट ही आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट से देख के बताता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें कि इतनी बेसिक नीड्स हैं। अब डिसीजन में बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत नेवर एंडिंग लिस्ट है। तो डिसीजन रिलेटेड इन्फो ये कोई एक आइटम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे डिसीजंस आते हैं डे टू डे जो आपको लेने होते हैं और जिसके लिए फिर आपको इन्फॉर्मेशन लगती है। ठीक है, ठीक है, तो ये एकदम बेसिक हो गया कि नीड क्या है, कि क्यों अकाउंटेंट की ज़रूरत है। और बिजनेसमैन का काम देखो कुछ अलग ही है, वो सब काम धंधे छोड़ के यही सब करेगा तो फिर बिजनेस कौन करेगा, तो वो मतलब डेलीगेट कर देता है पूरा काम एक अकाउंटेंट को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है कि जब हम हिसाब किताब रखेंगे, अब बिजनेस कोई और कर रहा है, उसका हिसाब किताब कोई और रख रहा है। आप बेसिक चीज़ सोचो कि ये 2 अलग अलग लोग हैं। अब बिजनेसमैन क्या कर रहा है ये अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा, सर वो बाजू में बैठा रहेगा दिन भर, ऐसे थोड़ी होता है। दिन भर आप उसके बाजू में नहीं बैठ सकते कि वो क्या क्या कर रहा है, क्या पैसे ले रहा है, दे रहा है, उसके साथ वो सीट पे गल्ले पे बैठ गए हो, ऐसा होता नहीं है। तो बिजनेसमैन तो वो बिजनेस करते रहेगा। अब बिजनेस करते दौरान जब आप बिजनेस करते हो, डील करते हो दूसरे लोगों के साथ, तो एक एक्ट आप पे लगता है, एक कानून लगता है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट्स करने होते हैं, एग्रीमेंट्स करने होते हैं। तो ये एग्रीमेंट्स से पता चलता है कि आपने क्या किया, कि यानी परचेज, आप बोल रहे हो मैंने परचेज किया, क्या सबूत है आपने परचेज किया है? अरे परचेज एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आपने उसके साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट किया होगा। अब एग्रीमेंट हमेशा वो प्रॉपर लीगल पेज पे नहीं होते, एग्रीमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, सिंपल डॉक्यूमेंट। अब परचेज किया होगा, सामने वाले ने बिल नहीं दिया होगा, तो परचेज बिल क्या है? इट्स एन एग्रीमेंट।
लीगल बाइंडिंग है कि अब आपने ले लिया है तो आप उसको, उसके पैसे आपको देने ही पड़ेंगे, बराबर। बिल के बिना कुछ नहीं होता। तो बिल ये सबूत है कि आपने ट्रांजैक्शन किया है, आपने गुड्स खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं, क्या है, सब उसमें लिखा होता है, और अब आप लाइबल हो कि आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। सिमिलरली जब आप बेचते हो तो आप उनको सेल बिल दोगे। समझ में आ रहा है? तो ये बिल्स बनते हैं, परचेज सेल में बिल बनते हैं। अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो रिसिप्ट्स इशू होती हैं, या तो आपको रिसिप्ट मिलेगी या तो आप रिसिप्ट इशू करोगे। पेमेंट्स में वाउचर्स बनते हैं, बराबर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अकाउंट्स में बोलते हैं बुक कीपिंग। इससे पता चलता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अकाउंटेंट को फुल टाइम वहां रहने की जरूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर बिजनेसमैन अरेंज करके रख दे एक जगह पे प्रॉपर, इसको रियल लाइफ में बोला जाता है फाइलिंग सिस्टम, क्योंकि वो फाइल्स होती हैं, फाइल्स में प्रॉपर डॉक्यूमेंट अरेंज किए जाते हैं और एक प्रॉपर प्लेस पे स्टोर किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइलिंग सिस्टम। तो फाइलिंग सिस्टम को यहां बोला जाता है बुक कीपिंग। तो सर इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। देखो अगर आप परचेस कर रहे हो तो परचेस बिल होंगे, सेल्स बिल होंगे, बराबर। रिसिप्ट्स आप इशू करते हो, जैसे आप कोचिंग में जाके वो फीस नहीं भरते हो तो आपको रिसिप्ट्स इशू होती हैं। अगर आपको कोई पैसे दे रहा है तो आप उनको अपने रिसिप्ट्स इशू करोगे, बराबर। तो बोथ वेज रिसिप्ट्स होती हैं। पेमेंट्स के काफ़ी वाउचर्स बनते हैं, बराबर, और सामने वाले की साइन ली जाती है। छोटे मोटे एक्सपेंसेस में होता है वो। फिर काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे रेंट एग्रीमेंट, बराबर। रेंट एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है, उससे पता चलता है कितने समय के लिए आपने बिल्डिंग ली है, रेंट के कितना है, फिर कितने कितने समय में वो बढ़ेगा, टैक्सेस कौन भरेगा, उसके बिल्डिंग पे लोकल टैक्सेस लगते हैं। तो ये सारी बातें उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस के दौरान आप एग्रीमेंट्स करते हो। फिर एक चेकबुक, बराबर। पेमेंट्स और रिसिप्ट्स के लिए आप चेक्स यूज करते हो, तो चेकबुक से पता चलता है कितने का चेक दिया, किसको दिया, क्या हुआ। बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है बैंक ने क्या क्या चार्जेस डेबिट किए हैं या क्या क्या पैसे अपने बिहाफ पे कलेक्ट किए हैं, बराबर। फिर है टैक्स, अगर आपने भरा है तो टैक्स का चालान होगा, बराबर। तो ऐसे हर एक्टिविटी जो आप करते हो मैक्सिमम टाइम्स कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होता है, और वो डॉक्यूमेंट बनाना ही पड़ता है क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बराबर। तो ये इसको कलेक्टिवली इसको प्रॉपर अरेंज किया जाता है और इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। तो अकाउंटेंट को पता कैसे चलता है? बुक कीपिंग से। वो सिर्फ बुक कीपिंग देखेगा, बुक कीपिंग से वो पूरा अंदाजा लगा सकता है कि दिन भर में क्या क्या बिजनेसमैन ने ट्रांजैक्शंस किए हैं, और उसको सिर्फ ट्रांजैक्शन से ही लेना देना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ही लेना देना है। नॉन फाइनेंशियल आप जो भी करो उससे अकाउंटेंट को क्या लेना देना है? तो उसको सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेना देना है, जो उसको ये सारे डॉक्यूमेंट से सारी जानकारी उसको मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रोसेस क्या है? ये बुक कीपिंग तो आपको मिल गई, अब इसका आगे आप करोगे क्या, कैसे आप यहां से पूरा प्रॉफिट लॉस और वहां तक आप पहुंचोगे, ठीक है। तो वो अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। पहली बात, अकाउंटिंग एक आर्ट है, आप पढ़ोगे अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट मतलब कला है कि आप कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे रखोगे, कैसे उसको रिकॉर्ड करके कैसे करोगे। और आर्ट में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो यूनिक होती है। आर्ट इज अ यूनिक थिंग, इट्स अ मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बराबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर इंसान अकाउंटिंग अलग अलग ढंग से कर सकता है क्योंकि अकाउंटिंग एक आर्ट है। तो स्टेप्स बेसिकली 3 है। पहला है रिकॉर्डिंग, सेकेंड है क्लासीफाइंग एंड थर्ड है समराइजिंग। 3 स्टेप्स में आपका पीएनएल बनता है। तो पहला है रिकॉर्डिंग। तो क्या रिकॉर्ड होगा? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, बराबर। और आपको पता कैसे चलेगा, कहां से रिकॉर्ड करोगे? तो वो रिकॉर्ड होगा बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग से आपको पता चलेगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुआ है, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, बराबर। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। काफी सारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं। अकाउंटिंग एक आर्ट है, डेवलप हुआ है, हजारों सालों से डेवलप हुआ है। धीरे धीरे इसमें लोगों ने इम्प्रोवाइज किया है, यूनिफॉर्मिटी लाई है, एक ही तरीके से लोग उसको बनाते आ रहे हैं। 100% तो सेम नहीं होता, पर चीज़ों को यूनिफॉर्म बनाया गया है ताकि हम एक दूसरे से कंपेयर कर पाएं, बराबर। तो काफ़ी सारे कंसेप्ट्स डेवलप किए हैं, लॉजिकल कंसेप्ट्स। तो वन ऑफ द कंसेप्ट अपन यूज करेंगे वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि ट्रांजेक्शन और इवेंट कौन से हैं जो अपन इसको रिकॉर्ड करेंगे, वो है मनी में जो मेजर हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ मनी में मेजर ही नहीं हो सकती है, नॉन मॉनिटरी है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये क्राइटेरिया है ट्रांजैक्शंस को फिल्टर आउट करने का कि कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेबल हैं और कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेबल नहीं है। अब मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस तो मॉनिटरी हैं, बिजनेस में है तो लेन देन तो होगा ही। नॉन मॉनिटरी में जैसे 1-2 एग्जांपल आएंगे कि एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के भरोसे आपका बिजनेस चलता है। एक एम्प्लॉय गया, आपका बिजनेस पूरा हिल जाएगा। काफ़ी बिजनेस तो बंद भी हो जाते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉय के भरोसे चलते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो एम्प्लॉय आपके एसेट होते हैं। एसेट मतलब
कि उसके बुनियाद पे आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो आपका एसेट है। अगर वो आ रहा है या जा रहा है, या आपके फाइनेंशियल्स में या आपके हिसाब किताब में दिखना चाहिए। पर एम्प्लॉई तो इंसान है, कोई चीज थोड़ी है जो आपने खरीदी हुई है। कोई चीज आप खरीद लेते हो तो आपकी बन जाती है, अरे पर वो तो इंसान है, कैसे खरीदोगे? पॉसिबल ही नहीं है। पिक्चरों में आप ये डायलॉग सुनते होंगे, पर खरीदना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप उसको एसेट नहीं दिखा पाते, क्योंकि आप इंसानों को खरीद नहीं सकते, इंसानों की आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। वो मतलब मनी में मेजरेबल ही नहीं है, इसलिए उसको आप रिकॉर्ड करके एसेट नहीं दिखा सकते, बरोबर। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आपके हिसाब किताब में वो नहीं दिखती। जो आप पैसा पे कर रहे हो वो दिखता है। सर क्या बात कर रहे हो, सैलरी जो हम हर मंथ दे रहे हैं वो, अरे वो तो आएगा ही ना, वो सैलरी है, दैट इज नॉट एन एसेट। वो एम्प्लॉय अगर जॉब छोड़ के चले गया, वो आपके हिसाब किताब में नहीं दिखेगा, क्योंकि हिसाब किताब में था ही नहीं। होगा तो दिखेगा ना, जा रहा है ही नहीं तो कभी पता ही नहीं चलता। तो आपको काफी जानकारी मिलती ही नहीं है। जबकि एम्प्लॉय आज आप देखोगे, टेक्नोलॉजी सेक्टर अगर आप देखो, इंजीनियर्स देखो, साइंटिस्ट देखो, तो सब इंसानों के, इंसान ही सबसे बड़ा एसेट होता है, बरोबर। तो ये इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे कि जो मनी में मेजर नहीं किए जा सकते हैं, और इसीलिए आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बुक कीपिंग से आपको डेटा मिलता रहेगा, आप उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड मतलब वही जो अकाउंटिंग टर्म्स में आप उसको रिकॉर्ड करो, जिसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। सर ये नाम जर्नल एंट्री क्यों है? क्योंकि जो किताब है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो उसको बोलते हैं जर्नल, और जो चीज रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं एंट्री। तो इसलिए नाम क्या है, जर्नल एंट्री। जर्नल में एक एंट्री लिखने को बोलते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल क्या है, बुक का नाम है। जर्नल क्या है, बुक का नाम है। और जो प्रोसेस है कि जो आप ट्रांजैक्शन समझ रहे हो, बुक कीपिंग से देख रहे हो और फिर वो जर्नल में लिख रहे हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। सब नाम एक ही बेस से डिराइव किए गए हैं, ठीक है। जर्नल बुक का नाम है, जर्नल से जर्नल एंट्री, और उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है। तो अपन इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। बेसिकली हम इसमें दो इफेक्ट पहचानते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। 2 इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि एक और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या पढ़ेंगे, ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल मतलब 2, आस्पेक्ट मतलब इफेक्ट्स, ठीक है। ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट, जो भी चीज आप रिकॉर्ड करोगे, उनके 2 इफेक्ट होंगे, 2 पहलू होंगे, 2 साइड्स होंगे, जो भी बोलो। और वो पहला पहलू है डेबिट और दूसरा पहलू है क्रेडिट, ठीक है। 2 ऐसे इफेक्ट्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो वही 2 इफेक्ट को जब आप रिकॉर्ड करते हो उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट एसेटेन करके उसको लिखना, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। अब आप ये रोज करोगे, रोज जो ट्रांजैक्शंस होंगे आप उसको डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकली आप उसको जर्नल में लिखते जाओगे। अब वो तो डेट वाइज हो रहा है, रोज आप कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब हिसाब किताब कैसे पता चलेगा, टोटल्स कैसे पता चलेंगे कि यार महीने भर में क्या हुआ, महीने भर में लेन देन का क्या हुआ, नेट देना है या नेट नेट लेना है, ये सब कैसे होगा? क्योंकि जर्नल में तो ये सब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बस रिकॉर्ड करते जा रहे हो। हिसाब कैसे मिलेगा? तो वो नेक्स्ट स्टेप से आता है, वो है क्लासीफाइंग। आप एक एक अकाउंट वाइज उसको क्लासीफाई करते हो, एक टाइप के ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पे क्लासीफाई करते हो, और तब वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलना चालू होती है कि अगर मैं परचेस को एक जगह सब क्लासीफाई करूं तो मुझे पता चलेगा कि महीने भर की परचेस क्या है। सेल एक जगह लिखूं तो महीने भर की सेल क्या है। किसी इंसान का अकाउंट है तो उसको कुछ दिया भी होगा, उससे कुछ मिला भी होगा, तो उससे पता चलेगा कि अब नेट नेट लेना है या नेट नेट देना है। आ रहा है समझ में? तो लेन देन पता चलेगा, इंसान से लेन देन पता चलता है, इनकम एक्सपेंस के टोटल्स पता चलते हैं, बरोबर। तो ये चीजें होती हैं क्लासीफाइंग में, और एक जगह पे जब आप क्लासीफाई करते हो वो उसको बोलते हैं लेजर, बरोबर, उसको बोलते हैं लेजर। तो ऐसा है। तो अब सर ये जर्नल से लेजर कैसे होगा? तो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। आप एक एक इफेक्ट को पोस्ट करते हो। तो पहला स्टेप लेजर में जो होता है वो होता है पोस्टिंग, कि इफेक्ट्स अपने आप थोड़ी जाएंगे छलांग मार के। जर्नल से आपको एक एक मैन्युअली उसको
पोस्ट करना पड़ेगा। लेजर में भी दो साइड्स होंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, क्योंकि दो इफेक्ट्स होते हैं। तो डेबिट का कोई इफेक्ट है तो आप उसके डेबिट साइड में पोस्ट करो, क्रेडिट का इफेक्ट है तो आप उसके क्रेडिट साइड में पोस्ट करो। तो पहला स्टेप उसमें होता है पोस्टिंग। पोस्टिंग के जरिए आप इफेक्ट्स को ट्रांसफर करते हो। अब सिर्फ पोस्टिंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको तो बैलेंस चाहिए, आपको तो लेन देन हिसाब किताब चाहिए, तो उसको एक और स्टेप करना पड़ता है जो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब है बैलेंस निकालना। अब वो अलग अलग आइटम्स होते हैं, इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी। 5 एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जिससे आप प्रॉफिट लॉस निकालते हो। तो 5 एलिमेंट्स के आप बैलेंसेस निकालते हो। अब एक्सपेंस क्या है? खर्चा। तो उसका जब आप बैलेंस निकालोगे उसका मतलब क्या निकलेगा कि वो उस पीरियड का खर्चा है। जैसे अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 1 महीने का सैलरी का खर्चा, वो लेन देन नहीं है, वो खर्चा है कि इतना मेरा खर्चा हुआ है। खर्चा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने बेनिफिट लिया है, किसी ने मेरे अंडर में काम किया है, मुझे सर्विस दी है और उससे मैंने कमाया भी है। अब उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्या? तो वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट होगा। एक्सपेंस का दूसरा इफेक्ट क्या होता है? लाइबिलिटी। और अगर कोई चीज आप कमा लेते हो तो उसका पैसा भी आपको मिलता है। तो इनकम कन्वर्ट होता है एसेट में। ये अपन पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं अक्रूवल कंसेप्ट, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब होगा, ये सब आपको समझना पड़ेगा। इंसान का कोई अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो उससे आपको लेन देन पता चलता है। इनकम एक्सपेंस से आपको कमाई और खर्चा पता चलता है, ठीक है। एक पीरियड में आपने कितना खर्चा किया है, कितना आपने कमाया, जिससे हम बाद में प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, ठीक है। तो क्लासीफाइंग से आपको बैलेंसेस पता चलेंगे, और एक बार आपको बैलेंसेस पता चल गए फिर अब आप पूरा हिसाब किताब बना सकते हो। तो फिर थर्ड स्टेप आता है समराइजिंग। तो समराइजिंग ही वो स्टेप है जहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। अब जो आपने इतना अकाउंटिंग किया है उसमें कोई एरर तो नहीं है, ये पता करने के लिए एक स्टेटमेंट बनता है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। नाम ही है ट्रायल बैलेंस। बैलेंसेस को ट्राई कर रहे हैं कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि एक साइंटिफिक तरीका है। डेबिट और क्रेडिट क्या है? साइंटिफिक तरीका है। ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। ये साइंटिफिक है क्योंकि हर डेबिट के लिए इक्विवेलेंट क्रेडिट होता ही है, वन साइडेड कभी नहीं होता। अगर 1000 रुपए का डेबिट है तो 1000 रुपए का क्रेडिट होगा ही, या तो एक अकाउंट में होगा या तो मल्टीपल अकाउंट्स में होगा, लेकिन टोटल 1000 ही होगी। डेबिट शुड ऑलवेज इक्वेट क्रेडिट। तो ये आप टैली करते हो, ये आप देखते हो कि वो डेबिट और क्रेडिट टैली हो रहा है कि नहीं। हो गया मतलब आपसे कोई गलती हुई नहीं है, विजिबल नहीं है। और अगर टैली नहीं हो रहा मतलब एरर तो पक्का है। तो पहले आप हिसाब किताब क्या बनाओगे? गलत हिसाब किताब बनाओगे क्या? तो पहले आप गलती पहचानो, आप एरर लोकेट करो, उसको रेक्टिफाई करो, और फिर वो जो टैलीड ट्रायल बैलेंस होगा जिसमें दोनों डेबिट और क्रेडिट की टोटल टैली होगी, इक्वल होगी, उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, ठीक है। तो पहला उसमें स्टेप क्या आएगा समराइजिंग में? आपको ट्रायल बैलेंस बना के डेबिट और क्रेडिट को पहले इक्वेट करना पड़ेगा, और फिर एक बार वो इक्वेट हो गया फिर अगर आप ट्रेडर हो तो आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाओगे जिससे आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा, और फिर आप एक बैलेंस शीट बनाओगे जिससे आप एसेट्स एंड लाइबिलिटी को टैली करोगे कि आपके जितने एसेट्स हैं उतने ही आपके लाइबिलिटीज होने चाहिए। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ठीक है। तो वो बनता है बैलेंस शीट में, वो भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये बनाना है, और यहां से आपको देखो पूरा हिसाब किताब पता चल जाता है। साल भर में आपने कितना कमाया, कहां कहां पैसा लगा हुआ है, कहां कहां से पैसा लिया हुआ है, वो हर चीज आपको उस बैलेंस शीट से पता चल जाएगी, ठीक है। तो इससे आपका पर्पस सर्व होता है। तो ये पूरा इफेक्ट है, ठीक है। कंसेप्ट्स अब मैं एक एक स्टार्ट करूंगा जिसको आपको यूज करना है। पहला कंसेप्ट मैंने बताया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट लिखते जाना है भले आपको अगर याद नहीं रहता है तो, ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी में मेजरेबल है। अगर कोई मनी में मेजरेबल नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर दूसरा जो पढ़ा वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कि हर ट्रांजैक्शन और इवेंट के दो इफेक्ट होंगे, दोनों इक्वल होंगे और दोनों ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट एंड इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल होंगे, और उनके नाम क्या है? डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और 3 स्टेप्स क्या है जिसमें हम पूरा हिसाब किताब बनाएंगे? पहला है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। और अकाउंटिंग क्या है? मैंने आपको बता दिया, अकाउंटिंग एक आर्ट है, अलग अलग होगा, अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग कर सकता है, प्रॉफिट लॉस अलग अलग तरीके से निकाल सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स था, ठीक है। एलिमेंट्स भी मैंने आपको बताया, एलिमेंट्स भी बता देता हूं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। अभी जो लेवल आप पढ़ रहे हो उसमें इतना ही है, और भी इसमें ऐड होता है बाद में,
वो आप बाद में बढ़ोगे, ठीक है। आपके लिए आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, दो चीजें, ट्रेडिंग पीएनएल जिससे आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, और फिर है बैलेंस शीट जिससे आपको एसेट लायबिलिटीज पता चलते हैं, लेन देन पता चलता है, कहां से लेना है और कहां देना है, ठीक है। तो ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके 5 एलिमेंट्स हैं। क्या है, पहला एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होता है, खर्चा, आपको पता ही है। अब खर्चा होता क्यों है, क्योंकि आपने कुछ लिया है। जब भी आप कुछ लेते हो किसी आउटसाइडर से तो उसको आपको कुछ देना पड़ता है, बरोबर। तो जो आपने लिया है, जो बेनिफिट आप ले रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सपेंस, ठीक है। तो जो भी बेनिफिट्स आप रिसीव कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में, उसको आप नाम देते हो एक्सपेंसेस। और फिर है इनकम, ये उल्टा है, यहां बेनिफिट आप दे रहे हो, गुड्स या सर्विसेज आप दे रहे हो, तो आप कमाते हो, आपको राइट टू रिसीव क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये है बेनिफिट्स प्रोवाइडेड या बेनिफिट्स गिवन, ठीक है, ये होता है। अब जब आप बेनिफिट ले रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, हिसाब किताब भाई, डे टू डे आपका ये है, उसूल है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर आपने कुछ लिया है तो आपको कुछ देना बाकी रहेगा, और उसको अपन बोलते हैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू पे। अगर आपको कुछ पैसे देने हैं, क्यों, क्योंकि आपने बेनिफिट लिए होंगे या आपने पैसा लिया होगा, लोन लिया होगा। अब पैसे लिए हैं तो पैसे देने भी तो पड़ेंगे ना, तो वो क्या, उसको क्या बुलाएंगे, लाइबिलिटी, ठीक है। और अगर आपने कुछ कमाया है तो उसका आपको पैसा मिलना बाकी होगा, उसको बोलते हैं एसेट्स, जिनसे आपको मिलेगा। और कोई चीज अगर आपने लोन दिया है तो भी तो पैसे लेने हैं ना, बरोबर, यानी कुछ भी आप दे रहे हो, पैसा, सर्विसेज, गुड्स, बेनिफिट्स, कुछ भी, ठीक है। और एक होता है इक्विटी, यानी जो आपका जेब से पैसा लगा है, जो भी मिल रहा है सब बाहर से थोड़ी आता है, कुछ ना कुछ आपने, ओनर ने भी अपने जेब से पैसा लगाया होता है, और उसको अपन बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। ऐसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी, ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो जब आप पीएनएल बनाओगे, ट्रेडिंग पीएनएल, तो यहां आती है इनकम, यहां आएंगे सारे एक्सपेंसेस, और अगर इनकम ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इनकम ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट अपन यहाँ दिखाएंगे, बरोबर है, क्योंकि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम होते हैं। तो डेबिट साइड, ये जो साइड है डेबिट है, ये साइड क्या है, क्रेडिट, ठीक है, एक लेजर है ये। तो इस तरह से दिखेगा। और अगर लॉस हुआ, मतलब लॉस कब होगा सर, जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो यहाँ आएगा आपका लॉस, ठीक है। ये होगा आपका ट्रेडिंग पीएनएल। और फिर बैलेंस शीट बनेगी जिसमें 2 इफेक्ट्स आएंगे, ये है लाइबिलिटी और ये है एसेट्स, और हमेशा लाइबिलिटी और एसेट इक्वल होंगे। और इक्विटी भी लाइबिलिटी साइड में ही दिखाया जाता है। अपन एक कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इक्विटी और लाइबिलिटी, इनकी टोटल और एसेट की टोटल ये इक्वल आनी चाहिए, तभी मानेंगे कि आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई है, आपका डेबिट क्रेडिट सही है, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स हैं, ठीक है। कल मैं कंसेप्ट्स से आगे बढ़ाऊंगा, आपको 2-3 कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए। अब मैं कंसेप्ट से आपको पूरा कनेक्ट करूंगा, कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको यूज करने हैं, कोई भी चीज़ क्यों होती है वो आपको कंसेप्ट से समझेगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में सारे कंसेप्ट्स पढ़ते जाएंगे, और फिर अपन एक एक स्टेप को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जर्नल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे एंट्री पास होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, फिर लेजर्स कैसे बनते हैं, पोस्टिंग कैसे होती है, बैलेंसिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, कहाँ ट्रांसफर होता है, ये सब चीज़ें पूरे अपने चैप्टर्स हैं, ठीक है, पूरे छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो कल यानी ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे कंसेप्ट्स बताऊंगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको सारे लॉजिक समझेंगे कि कोई भी चीज़ जो होती है वो क्यों की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है।